मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। तो व्हाट इज लिटरेचर? तो लिटरेचर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसकी हमारी अप्रोच कैसे होगी। लिटरेचर कैसा सब्जेक्ट है? जैसे साइंस जो सब्जेक्ट है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है, वो कैसा सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब ही है कि 2 और 2 4 होता है जब हम काउंट करते हैं। इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी कोई काउंट करेगा तो 2 और 2 4 ही होगा। बिकॉज साइंस इज फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट एंड इट कैन ऑलवेज बी एक्सपेरिमेंटेड, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसको प्रूव किया जा सकता है, राइट। पर एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न, जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसे आप साइंस की तरह लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है? जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो दे आर सब्जेक्टेड टू पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, राइट। जैसे हम कहते हैं लिटरेचर में हम इलियट को पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, या हम जॉन कीट्स को पढ़ते हैं, उनकी पोइट्री को पढ़ते हैं, नॉवेल्स को, ड्रामा को, जो भी पढ़ते हैं, तो देर इज ऑलवेज न्यू इंटरप्रिटेशंस। कोई वर्ड्स होता है, इमेजेज होती हैं, सिमिली होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको अपने माइंड के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको एक्सप्लोर करते हैं, राइट। मतलब जो पोइट्री मैं आपको समझाऊंगा, जरूरी नहीं कि उस पोइट्री को दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही समझाएगा। मतलब एवरीबडीज विल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, दैट सेम पोइट्री विल प्रूव टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। मतलब एक सेम पोइट्री सबके लिए अलग अलग होगी, राइट। आप सब इससे एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि लिटरेचर इज ऑलवेज ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोप देता है कि आप खुद उसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो लिटरेचर कैसा सब्जेक्ट है? सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। देयर इज ऑलवेज एन स्कोप फॉर लाइक पर्सनल इंटरप्रिटेशन। और हम बात करते हैं, दीपिका कह रही मेरी वॉइस नहीं आ रही है, क्या ऐसा है? दीपिका जी आप ऑन करके बोलिए। दीपिका है कि क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? बोले हैं आ रही, ओके ओके, थैंक्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लिटरेचर का। अब लिटरेचर को हम कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने कैसे अपने लाइफ में अप्रोच किया। देखिए, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जैसे मैंने खुद पढ़ा है। और आज तक ना मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, फ्रैंकली आई स्पीकिंग। मैंने सेल्फ स्टडी किया है, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैंने सुना है, और मेरा खुद का ही ये स्टडी का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और अनफॉर्चुनेटली आज तक मैं नेट जेआरएफ हूँ, ये मैंने नेट भी 2 बार क्वालिफाई किया है, जेआरएफ में इंग्लिश में। और जो नेट होता है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है उस सब्जेक्ट का। तो सब कुछ मैंने खुद से किया है ना। तो मेरी क्या अप्रोच है वो काफी यूनिक होगी और लोगों से अलग होगी। अब हम लिटरेचर को, आप लोग अपना पेन और कॉपी ले लीजिए, जो नोट करते जाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। ये सब, ये जब बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा तो जब सब्जेक्ट को हम अप्रोच करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? जैसे कि मैं पहली क्लास में इस चीज को जरूर बताता हूँ। हम कोई चीज को जब पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमें एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करना है, राइट। एकदम भी, जैसे लिटरेचर को बिगनिंग में अगर हम जाए तो लिटरेचर के 2 भाग है। पहला है, इसको आप नोट कर लीजिए, फॉर्म, FORM, फॉर्म। सेकंड है कंटेंट, CONTENT। तो लिटरेचर हैज 2 फॉर्म्स। Literature has 2 forms, like 2 parts. First is form, the second is content, right? लिटरेचर के 2 भाग हैं, पहला है फॉर्म, दूसरा है कंटेंट। फॉर्म में क्या होता है? लैंग्वेज होता है, राइट। लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के लिटरेचर नहीं हो सकता है। लैंग्वेज में क्या होता है? अगेन लैंग्वेज है 2 पार्ट्स। लैंग्वेज के 2 भाग होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है प्रोज
एंड द सेकंड वन इज वर्स, VERSE। प्रोज और वर्स दोनों में क्या फर्क है? प्रोज क्या होता है? जो लैंग्वेज कैसी होती है? वो गद्य जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, और वर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पद्य बोलते हैं, राइट? तो जो प्रोज की लैंग्वेज कैसी होती है? वो डिनोटेटिव होती है, डिनोटेटिव, DENOTATIVE, डिनोटेटिव, राइट? डिनोटेटिव मीन्स सिंगल मीनिंग। तो प्रोज हैज गॉट सिंगल मीनिंग, but poetry has more than one meaning. That's why the language of poetry is connotative. CONNOTATIVE, connotative। ठीक है? तो जो पोइट्री किस में लिखी जाती है? वर्ड्स में लिखी जाती है। जैसे नॉवेल्स हैं, एसेज हैं, ये सब किस में लिखे जाते हैं? प्रोज में लिखे जाते हैं। लेकिन जो पोइट्री है, कुछ जो पोइटिक प्लेज भी होते हैं, वो किस में लिखे जाते हैं? वर्स में लिखे जाते हैं। तो वर्स की लैंग्वेज की क्या फीचर्स है? इसमें आपको क्या मिलता है? राइम रिदम मिलता है, राइम स्कीम जिसे आप बोलते हैं। जैसे शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? ABABCDCD, EFEF, राइम स्कीम जो होता है, पोइट्री उसी हिसाब से लिखी जाती है। और उसके बाद इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली होते हैं, मेटाफर्स होते हैं। तो अगर हम पोइट्री सुनते हैं, भले हमको मीनिंग समझ में ना आए, लेकिन हमको अच्छा लगता है क्योंकि वो म्यूजिकल होता है, राइट? अब प्रोज थोड़ा सा डल होता है, बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें सिंगल मीनिंग होता है, राइट? ये समझ में सबको आया इतना कि लिटरेचर हैज टू पार्ट। फर्स्ट इज फॉर्म, द सेकेंड इज कंटेंट, राइट? फॉर्म में क्या होता है? लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज के अगेन टू पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? प्रोज एंड वर्स। सब लोग नोट कर रहे हैं ना? बताएं। यस सर, यस सर। डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना? यस सर। हाँ, ओके। नाउ वी कम टू द कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है? subject matter, right? What is subject matter? That is quite important. While we explore poetry, while we explore prose, while we explore drama, so what do we find? We find that poetry is written about something, drama is written about something, novels are written about something, right? मतलब पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ड्रामा का सब्जेक्ट मैटर क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विषय वस्तु, राइट? तो कंटेंट में क्या होता है? विषय वस्तु होता है। तो जिसे हम थीम बोलते हैं, जिसे हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, राइट? तो बिना कंटेंट का लिटरेचर नहीं हो सकता है, राइट? और बिना लैंग्वेज का कंटेंट नहीं हो सकता। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, राइट? जैसे हमारी बॉडी होता है सोल, राइट? बॉडी हमारा फॉर्म हो गया, सोल हमारी उसकी कंटेंट हो गई, राइट? तो वैसे ही लैंग्वेज फॉर्म है। जैसे एक बॉटल है, बॉटल हमारा फॉर्म है, और जो उसमें पानी भरा है वो क्या? उसका कंटेंट है, राइट? तो जब हम नॉवेल आपको मैं पढ़ाऊंगा, पोइट्री में आपको पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चंस आपके कहाँ से आते हैं? एक तो आपका लैंग्वेज से आएगा। जब लैंग्वेज से आएगा तो क्या आएगा? पोइट्री का क्या पूछेगा? कौन से राइम स्कीम में लिखा गया है, कौन से फॉर्म में पोइट्री लिखी गई, स्पेंसरियन स्टैंजा, शेक्सपियरियन स्टैंजा, या हेरोइक कपलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये सारी क्वेश्चंस पुट अप होंगे वहीं से। तो अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया कि देयर कैन बी टू क्वेश्चंस, दो ही सवाल बनते हैं साहित्य में। मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान से सुनिए। एक सवाल बनता है जो किससे रिलेटेड होगा? लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, फॉर्म से रिलेटेड होगा। दूसरा सवाल क्या होगा? कंटेंट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा। ये दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं लिटरेचर के, राइट? कंटेंट रिलेटेड एंड लैंग्वेज रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है। एज ह्यूमंस, एज बीइंग ह्यूमंस, वी टेंड टू शेयर समथिंग, राइट?
दिस इज ह्यूमन नेचर टू एक्सप्रेस समथिंग, टू से समथिंग, टू नरेट समथिंग। ये मानव स्वभाव है, बोलना, कहना। जैसे क्या है, अभी ये क्लास ओवर होगी तो आप अपने साथियों से बात करेंगे, अरे ये क्लास कैसी हुई, कोई कहेगा हाँ हाँ कुछ हमें नया जानने को मिला। तो ये मानव स्वभाव है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, फैमिली में उसको शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, राइट। तो sharing is quite important in human nature, and sharing is something that makes us different from animals, right? Animals cannot share since they don't have language. Only humans are privileged to share. Humans are only privileged beings who can share their ideas because they have got language. Human ही शेयर कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमंस के पास भाषा है, जानवर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि लिटरेचर की जरूरत क्या है समाज में। अब जैसे साइंस की क्या जरूरत है, जाहिर सी बात है साइंस की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। साइंस नहीं होता तो आज हम आप बात नहीं कर रहे होते, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। टेक्नोलॉजी है तो लिटरेचर की क्या जरूरत है। as long as humans will be on the there will be literature। जब तक इस धरती पे मनुष्य रहेगा तब तक साहित्य रहेगा, क्योंकि साहित्य हमारे हृदय से निकलता है, साहित्य हमारे इमोशंस से निकलता है, हमारे माइंड से निकलता है। तो जब तक मनुष्य धरती पे है तब तक वो एक्सप्रेस करता रहेगा। कोई कॉपी में एक्सप्रेस करता है, कोई फ्रेंड्स में एक्सप्रेस करता है, तो वो कविता हो जाती है, कहानी हो जाती है ना। तो साहित्य एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इन डे टू डे लाइफ हम साहित्य को क्रिएट करते रहते हैं, राइट। जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, जब कोई हम ड्रामा पढ़ते हैं, जब हम उसको समझते हैं तो अपने हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रीडिंग एक थ्योरी है रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म, आपने पढ़ा होगा। रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि राइटर ने लिख दिया, राइट, राइटर ने लिख दिया, और जब एक रीडर उसको पढ़ता है तो उसमें वो फिर से उसको क्रिएट करता है, राइट। राइटर ने तो लिख दिया गुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लेकिन जब उसको रीडर पढ़ता है तो किसी को स्लीप का मतलब नींद समझ में आएगा, किसी को स्लीप का मतलब डेथ समझ में आएगा। तो वी विल इंटरप्रेट दैट पोम इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन एनालिसिस, राइट। एक मैं आपको बात वाकया बताता हूँ। एक आदमी था, राइट, वो जो है एक गांव में गया और उसने दरवाजा खटखटाया, एक आदमी बाहर निकला और उसने कहा मुझे रात्रि में विश्राम करना है। तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैं मेरे घर में जगह नहीं। ठीक है, तो आदमी क्या हुआ, वो चल दिया गांव के बाहर ही एक ऐसे ही झोपड़ी थी, वहां वो चला गया और वहीं वो लेट गया। जब आधी रात हुई तो तूफान आया और उसकी झोपड़ी जो है, जो ढकी थी, वो बाहर गिर गई उड़ के। और देखा चांद जो है, पूर्णिमा की रात थी और चांद एकदम जैसे उसको दिखाई पड़ गया सुंदर। चांद की खूबसूरती उसके कमरे में, झोपड़ी में आ गई और वो उठ करके नाचने लगा। उसने कहा वाह, ईश्वर की कितनी महान कृपा है, नहीं तो ये झोपड़ी ढकी रहती तो मैं उस चांद का दीदार न कर पाता। और वो खुशी से झूमने लगा। सुबह हुई और फिर वो उस आदमी के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकला, बोला तुम फिर आ गए। उसने कहा मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। बोला धन्यवाद किस बात का, मैंने तो रात में तुमको भगा दिया। उसने कहा अगर रात में आप मुझे ना भगाते तो मुझे खूबसूरत चांद का दीदार न हो पाता। आपकी बड़ी कृपा है। अब देखिए, ये आदमी है, अभी यहीं पे कोई दूसरा आदमी होता तो क्या करता, अरे वो गाली से भर जाता, घृणा से भर जाता। चांद की खूबसूरती तो बहुत दूर, वो सो ही ना पाता। मतलब घटना ये, लेकिन हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कोई आदमी दुखी हो सकता है, कोई आदमी उसमें हैप्पी हो सकता है, राइट। तो ये लिटरेचर है बेसिकली कि हमें हमारी अप्रोच कैसी है।
तो लिटरेचर गिव्स अस दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं। जैसे जॉन मिल्टन की एक बड़ी फेमस लाइन है, अ माइंड इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। मतलब माइंड जो है हमारा, वो चाहे नर्क को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नर्क में बदल सकता है। माइंड में वो कैपेसिटी है। आई होप आप आर यू फॉलोइंग, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लिटरेचर में जो सब्जेक्ट मैटर इतना डीप होता है, मतलब उसमें जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, दो बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, एक है पेन का, दुख है, और दुख है तो सुख है। तो पोएट या तो दुख की बात करते हैं या सुख की बात करते हैं। मोटा मोटी अगर हम देखें, अगर हम कीट्स को पढ़ें, अगर हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, हम शैली को पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें, उनके प्लेस को पढ़ें, तो हमें, जैसे शेक्सपियर जब कॉमेडीज लिखता था तो उसको वो सक्सेस नहीं मिली उतना, लेकिन जब उसने ट्रेजेडीज लिखना स्टार्ट किया तब उसे बहुत सक्सेस मिली। ऐसा क्यों, ये सवाल उठना चाहिए। क्योंकि जब वो कॉमेडीज लिखता था तो उसकी एंडिंग हैप्पी होती थी, लेकिन जो जब ट्रेजेडीज उसने लिखा तो उसकी एंडिंग कैसी है, ट्रेजिक होती है। मतलब हम ट्रेजेडीज से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जिंदगी में हैप्पी एंडिंग किस चीज की होती है, एक डेथ होता है, सफरिंग होता है, फेलियर होता है, तो हम उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एक आदमी सब कुछ अच्छा करता है फिर भी खराब हो जाता है। तो जो ह्यूमन जो एक्सपीरियंसेस है, पेन के, प्लेजर के, वो सब्जेक्ट मैटर होता है लिटरेचर का, राइट। मोटा मोटी जो भी ड्रामा लिखे जाते हैं, पोएट्री लिखे जाते हैं, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, और यहीं पे आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है लिटरेचर का, जिसे हम कह सकते हैं वो है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब ये जिसे हम कह सकते हैं फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स क्या है। जैसे किसी पोएट ने कुछ लिखा है, किसी ड्रामेटिस्ट ने कुछ लिखा है, तो हम उसे कैसे समझते हैं। जैसे घर में आप खाना खाते हैं, तो घर में खाना बनता है, लेकिन क्या उस खाने को सभी लोग पसंद करते हैं? नहीं। किसी को बहुत स्वादिष्ट लगता है, किसी को बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगता है। लेकिन किसी को स्वादिष्ट लगता है तो उसका आधार क्या है? किसी को बहुत कड़वा पसंद होगा, किसी को बहुत मीठा पसंद होगा, सबके अलग अलग टेस्ट होंगे। तो वैसे ही एक लिटरेरी टेस्ट होता है। लिटरेरी टेस्ट का मतलब है कि एक टेस्ट क्या है उस पर्टिकुलर रीडर का, उस पर्टिकुलर राइटर का, तो वो किससे उसको जज करेगा। जो वर्क ऑफ लिटरेचर है उसको आप जज कैसे करेंगे। तो जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई वर्क है उसको जज करते हैं। कैसे जज करते हैं, उनके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक पोइट्री लिख गई है, एक ड्रामा लिखा गया है, तो आप उसको जज कैसे करेंगे। जैसे तो टी एस इलियट है, उसने थ्योरी दिया है, या मैथ्यू अर्नल्ड ने टचस्टोन मेथड दिया है, या बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, अरिस्टोटल ने दिया है, प्लेटो ने दिया है। तो ये जो थियरिस्ट हैं, जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं, उसको क्या करते हैं, पर अपने जो लिटरेरी सेंसिबिलिटीज का यूज करके उस वर्क को जज करने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। तो जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में हम ये सब बात करते हैं कि पोइट्री की कितनी फॉर्म है। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिरिक, ओड, एपिक, मॉक एपिक, ये सारे जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं। ड्रामा में पोइट्री ड्रामा है, कैसा रियलिस्टिक ड्रामा है, नोवेल में साइकोलॉजिकल है कि हिस्टोरिकल है, राइट। तो ये सारे जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स इसी लिटरेचर से निकल करके आते हैं, इसी साहित्य से निकल करके आते हैं, राइट। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, एज एज अ रीडर ऑफ लिटरेचर, हमारी क्या अप्रोच होगी। हम साहित्य को कैसे समझेंगे, हम लिटरेचर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में हम रखेंगे कि लिटरेचर इज सब्जेक्टेड टू पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, और
जो आइडिया, जो थॉट उस पे एक्सप्रेस होते हैं, उसे हम कैसे अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे, राइट। अब दूसरी बात आती है, जैसे हम लिटरेचर को समझ रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है बहुत वास्ट है। मतलब यू कैन नॉट थिंक कि ह्यूमन एक्सपीरियंस कितना वास्ट है। जैसे साइकोलॉजी में आप केवल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस में आप साइंस पढ़ते हैं, फिलॉसफी में आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, पर लिटरेचर में आप सब कुछ पढ़ते हैं। आप लिटरेचर में साइंस भी आ जाता है, फिलॉसफी भी आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है। मतलब कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जो स्कोप है लिटरेचर का बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत डीप है। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, इसको आप नोट करिएगा। तो जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, जब हम लिटरेचर को समझेंगे, तो जो भी हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जो भी हम समझेंगे, उसे हम अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ? अब तक जो आपने लिटरेचर को पढ़ा है, लिटरेचर बस किताबों तक सीमित रहा है। मैं क्या करूंगा, उस लिटरेचर को किताब से निकाल करके आपके लाइफ में ला देना है। आप उसे फील करोगे, आप उसे रिलेट करोगे। वो कैसे? अब जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, नॉलेज दो प्रकार का, नॉलेज क्या होता है? नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। नॉलेज कितने प्रकार का होता है? नॉलेज दो प्रकार का होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है इंटेलेक्चुअल नॉलेज। क्या है? इंटेलेक्चुअल नॉलेज या बुकिश नॉलेज। दूसरा है एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। ये नोट कर लीजिए, इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, दोनों में फर्क क्या है? इंटेलेक्चुअल नॉलेज क्या होता है? जैसे हम कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करता है, ये कैसा नॉलेज है? दिस इज नॉट आवर एक्सपीरियंस। हमने पढ़ा है कि गॉड है या भूत प्रेत है, वो हमारे माइंड के लेवल पे है। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर माइंड। Intellectual knowledge and फलक the second one is like existential knowledge या realistic knowledge। existential knowledge, EXISTENIAL, exist से बना है, EXIST, existential knowledge, right? existential knowledge, that is quite important। मैं लिख दे रहा हूँ, existence से बना है existential knowledge, EXISTENTIAL, EXISTENTIAL, लिख लिया? एग्जिस्टेंशियल नॉलेज, राइट। तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज क्या होता है? जो हमारे माइंड के लेवल पे होता है, हम उसे अनुभव का पार्ट नहीं होता है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल नॉलेज होता है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जो एग्जिस्टेंशियल नॉलेज होता है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है उसने हमने रट लिया है, पर वो हमारे माइंड में है, हमारे लाइफ का, हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। तो अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं और सिर्फ आपके माइंड पे रहता है, केवल इंटेलेक्ट में रहता है, तो आज आप पढ़ेंगे, कल आप भूल जाएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल नॉलेज है, जो आप फील करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर बीइंग, देन यू नेवर फॉरगेट, बिकॉज इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ब्लड, योर बोन्स। आपके बॉडी का, आपके लाइफ का वो पार्ट हो जाता है। तो जब मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा, तो आप उसको फील करोगे, आप उससे कनेक्ट करोगे। that will not remain only in books, that will come out of your books, that will become the part of your life। तो एग्जिस्टेंशियली हम लोग लिटरेचर को एक्सप्लोर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे बेसिक्स हैं, और जब मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, तो आज मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। कल की क्लास में मैं लैंग्वेज की बात करूंगा कि लैंग्वेज को कैसे हम अप्रोच करेंगे, या लैंग्वेज को पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा। देखिए, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा।
और मुझ पे विश्वास करिए, मैं कोई आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। फलक जुड़ी हुई है इस क्लास में, जो मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है 2000। फलक, आप आवाज आ रही है आप तक? फलक, कैन यू स्पीक? फलक, आपको थोड़ा बोलो। फलक, आप थोड़ा सा स्पीक आउट समथिंग। आप मेरी किस बैच में यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो? अच्छा, आपको माइक यूज करना नहीं आता, कोई बात नहीं। तो ये मैं मतलब, ये मेरे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं। आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं। आप धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, और निश्चित तौर पे आपका ये जो मेरा जो अप्रोच है लिटरेचर को पढ़ाने का, लैंग्वेज को पढ़ाने का, आई थिंक आपको कुछ आइडिया जरूर लग गया होगा कि मेरा जो अप्रोच है दैट इज नॉट ट्रेडिशनल। मेरा अप्रोच ट्रेडिशनल नहीं है, मेरा अप्रोच एग्जिस्टेंशियल है। टीचिंग इज माय हॉबी, लिटरेचर इज माय लव। जब मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो आई फील इट एक्चुअली। और जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंसेस है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसको समझना है, वो आप बस जो मैं बोलता हूँ बस आपको उसे फॉलो करना है। और जहां आपको कुछ समझ में ना आए, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इलाहाबाद भी आता हूँ। जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद में, हम इलाहाबाद में मिल सकते हैं। जो मैनपुरी में है, वो मैनपुरी में कॉलेज में आके मिल सकते हैं, है ना। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 1 डेढ़ घंटे पढ़ा दिया फिर आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। कहीं भी आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क। देखिए, आपको पढ़ाने की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो मैं फील कर सकता हूँ कि आपने मुझ पे भरोसा दिखाया, राइट। तो मेरी कोशिश होगी उस भरोसे पे मैं खड़ा उतरूं, और उसके लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा। बस आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है टाइम से। जो वर्क्स मैं देता हूँ उसको कंप्लीट करिए। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, अब तक जो भी एग्जाम्स मैंने अपने लाइफ में दिए हैं सबको क्वालिफाई किया है। तो इसलिए आप भरोसा करिए, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलिए। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह पे आए हो। और मुझे पूरा भरोसा है आप सबको सक्सेस मिलेगी। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसे आपको फॉलो करना है, राइट। तो नाउ अगेन लेट्स गो अहेड। अब हम बात करते हैं लिटरेचर में हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ये तो खैर बेसिक बातें हो गई। और अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब जैसे आप टीजीटी के लिए बैठोगे, तो टीजीटी में जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला काम क्या होगा, मैं आपको जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, देखिए दो अप्रोच होता है। पहला तो क्या है, जैसे मान लो हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं या वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, तो अब तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नेट में आए हों, चाहे दिल्ली एसएसबी में आए हों, मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेना है। मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। रिपीटेड मतलब इजी क्वेश्चन। अगर आपके इजी क्वेश्चंस गलत हो गए तो आप कंपटीशन से बहुत दूर हो जाओ। पहला काम क्या करना है, रिपीटेड, हाँ, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, किसी भी एग्जाम्स में आए हैं, उसे हमें क्या करना है, उसे मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको लर्न करा दूंगा क्लास में। और दूसरा काम क्या हमारा होगा, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, थीमेटिक क्वेश्चंस या किसी भी चीज से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम लिस्ट बनाएंगे, टेस्ट लेंगे कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि एग्जाम में जब हम बैठे तो हमारा कोई क्वेश्चंस छूटे ना, राइट। तो इस तरह से हम लिटरेचर को अप्रोच करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस प्लस जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जो मेरे एक्सपीरियंस में आ सकते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है, मैं तो आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी बीए के स्टूडेंट हैं, एमए के, जब उनको पता है कि अगर मैं कोई क्वेश्चंस गेस करता हूँ तो बहुत अधिक संभावना है कि वो एग्जाम में आ जाए।
और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितना डिफिकल्ट एग्जाम में पेपर आएगा उतना ही आपको फायदा होगा मेरे पढ़ाने से, राइट? तो दिस इज व्हाट वी विल कीप इन माइंड while preparing for PGT and TGT. एंड द अदर थिंग, जो एक चीज मैं और आपको बता दूं, हम मॉक टेस्ट कराएंगे। मैं आपको पीडीएफ में या जैसे मैं आपको नोट्स सारे प्रोवाइड करूंगा, राइट? और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस के डीप में जाता है, जैसे वो चाहे ग्रामर का हो चाहे लिटरेचर है, उसको दोनों को मैं टीच करूंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और जो वोकेबलरी का पोर्शन है, वो कैसे वोकेबलरी आपकी बेहतर होगी उस पे हम बात करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। देखिए टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास। जो भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और एक चीज मैं और आप लोगों से कहूंगा कि आपको एटलीस्ट घर में ईमानदारी से 7 से 8 घंटे पढ़ना है। अगर आप 8 घंटे घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा आपकी। क्या आप घर पे इतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए लाइफ में मौके बार बार नहीं आते। क्या ये आप गवर्नमेंट भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, ये मौका एक एक बार आया, फिर 5 साल इंतजार, लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मतलब हमको डू और डाई की सिचुएशन है, मतलब करो या मरो की स्थिति है। मतलब पूरी ताकत पूरी एनर्जी झोंक देना है, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। मतलब हमको इसी में सिलेक्शन लेना है, इसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं उनको तरीका बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में भी वो निकाल सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप 4 to 5 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं आई थिंक। तो 5 घंटे मिनिमम तो आपको देना पड़ेगा। ओके, 5 to 6 आवर्स तो आई थिंक सबको दे सकते हैं, 5 आवर्स कम से कम 5 घंटे तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 7 घंटे दे लेते हैं तो वो और अच्छी बात है, 6 से 7 घंटे दे लेते हैं तो अच्छी बात है। देखिए कुल मिला के मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, सब्जेक्ट को मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, लेकिन आपको लर्न क्लास में ही सारी चीजें प्रिपेयर भी हो जाएंगी, राइट? और बाद में ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मौजूद होंगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसे बाद में जब भी आपको टाइम हो आप उसे देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो टीचमेंट ऐप मैंने यूज किया था, लेकिन अभी हमारे पास बोर्ड नहीं है, डिजिटल होगी। मैं जल्दी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर लूँ कि जिससे और बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिले। जैसे स्टूडेंट पढ़ेंगे, चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और आप ये कभी मत सोचिएगा कि वो आपकी सीट ले लेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना है कि आपको एक सीट चाहिए और आपको सेक्शन मिलेगा, राइट? मैंने जब पीजीटी की प्रिपरेशन करा था तो उस वक्त मैं भी जॉब में था, अगर फलक आपको पता है, मैं भी उस समय डिग्री कॉलेज में पढ़ा ही रहा था। पर मैं पढ़ाता भी था, उसके बाद घर में आके पढ़ता था, तो मुझे तो खैर इतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो कोई हमें एक्सक्यूजेस नहीं करने हैं, सेट द टारगेट एंड बीट द टारगेट, राइट? तो आइए हम फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या बातें करी। हमने क्या बातें करी, लिटरेचर का हमारा अप्रोच क्या होगा, लिटरेचर क्या है, साइंस से कैसे अलग है, लिटरेचर के कितने पार्ट्स हैं, राइट? फॉर्म और कंटेंट, कंटेंट में सब्जेक्ट मैटर होता है, फॉर्म में लैंग्वेज होता है, प्रोज और वर्स होता है, राइट? ये सारी चीजों को डिस्कस किया, वर्ड्स की लैंग्वेज क्या होती है, प्रोज की लैंग्वेज क्या होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच होता है वर्ड्स में, हिडन मीनिंग होता है, कनोटेटिव मीनिंग होता है। ये सारी बातें हमने करी और बहुत सारी चीजें। एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं या हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो हम उनके लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि क्वेश्चंस जो है लाइफ के बारे में भी आ जाता है, यहाँ तक कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी डेथ हुई, कहाँ उनको दफनाया गया, है ना? किस क्रिटिक ने क्या उनको बोला है उनके वर्क के बारे में,
तो मतलब ये सारे मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी पोएट पे, किसी भी राइटर पे, और इम्पोर्टेंट लाइंस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है उस पे हम बहुत पैनी निगाह रखेंगे। जैसे हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं। मतलब मेरी अप्रोच जो होगी आपको पढ़ाने की, वो शॉर्टकट नहीं होगी, वो बहुत ही डिटेल्ड होगी। हम बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि मैं पीएचडी मैंने किया है, रिसर्च मैंने, और जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए भी हैं, मैं मतलब मेरे की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मेरे साथ वो पीएचडी करना चाहते हैं, है ना। तो वैसे ही मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक, तो वो पीएचडी का रिसर्च का लेवल होगा, ठीक है। तो और किसी को, तो ये सारी बातें हैं। और किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया, कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस अब आप शेयर करिए। सबसे पहले नेमा शुक्ला आप बताइए, अगर सर वीडियो ऑन कर बहुत सके अच्छा तो लगा अच्छा। सर। हाँ, अच्छा सर लगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सब कुछ समझ में भी आ रहा है सर। जी सर। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो हम भी मेहनत करेंगे। अब नेक्स्ट दीपिका, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था। दीपिका जी हैं? दीपिका क्लास में शो तो कर रहा है इनका आईडी। नेक्स्ट शाइस्ता जी, आप भी आवाज आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा, कुछ क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई फीडबैक। Sir, sir, I have no doubt and I have no question. I have such a great experience. As I told you yesterday, I feel so यस यस happy यस, by talk to थैंक यू you, sir. थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ, सीमा सक्सेना जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ सर, अच्छा, बहुत अच्छा लगा है आपकी क्लास लेके। कल भी सर आए थे, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए आपसे। अच्छा अच्छा, तो मतलब हौसला आ रहा है ना, हिम्मत आ रही है ना। यस सर, यस सर। फलक, आप बस अपने माइक को ऑन कर लीजिए, बस आप बोल सकते हैं। अगर फलक आप बोल सकते हो तो बोलो, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, आप तो कई साल बाद पढ़ा है मुझसे। एक्सक्यूज मी फलक, फलक, आप स्क्रीन को टैप करिए, जहाँ पर सर का पिक्चर आ रहा है वीडियो, टैप करिए, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, तो माइक रेड कलर का क्रॉस होगा, उस पर आप टैप करना, माइक पे ऑन हो जाएगा। फलक करो आप ऐसा। फलक मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है एडीसी में, मैं इनको इंग्लिश टीम पढ़ाता था। फलक, आपको समझ में आया कैसे करना है। चलिए, अभी वो समझ नहीं पा रहे। नेक्स्ट रश्मि जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। तो सर कोई डाउट नहीं है सर, बहुत अच्छा लगा आपके पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ में अच्छा आया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। फलक कह रही हूँ उनसे हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट दीपक जी, आप भी मेरे स्टूडेंट चित्रगुप्त में रहे, कैसा लगा, समझ में आया। दीपक जी मौजूद है कि शायद आवाज। कल्पना जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कि अब मैं कोई कोर्स को लेकर के। ये बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास लेके। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कैसे मैं। नहीं सर, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। एयू में एक प्रोफेसर जो हैं एल.आर. शर्मा सर, कुछ कुछ वैसा। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। ये माधवी जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सॉरी सर, मैं आज थोड़ा लेट आपको ज्वाइन कर पाई थी। बाकी जितना सुना आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आई। कल से कोशिश करूंगी टाइम से ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, आप मैनपुरी से ही हैं? जी, मैं मैनपुरी से हूँ, उमेश भाई के साथ थी। 2013 में हमारी और उमेश भाई की साथ रिटन क्वालिफाई हो गया था, फिर इंटरव्यू में हमारा अच्छा, रह गया था। जी, कोई अभी बात मैं नहीं, कोई बात मेहनत। अच्छा, अच्छा, शुकाबाद से हूँ। जी, ओके, ओके, वेरी नाइस। श्रुति जी, थैंक आप यू सर। बताइए। वो तो वेलकम। श्रुति की आवाज आ रही? वॉइस क्लियर है ना? शायद आवाज। काजल, क्लियर है आप सर? बताओ आवाज। हाँ, आपको समझ में आया ना? हाँ। काजल, आप बताओ एक्सपीरियंस अपना समझ में आया? काजल यादव। Yes, sir. First of all, thank you so much, sir. It's very wonderful session. And सर बहुत अच्छी क्लास रही और सर होप करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे इन फ्यूचर। नहीं, बिल्कुल अच्छा। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आपको मैंने यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मैंने पढ़ाया था ना आपको। हाँ सर, बिल्कुल। मेरा 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर। वहाँ पे एडीसी में पढ़ाते थे। मेरा तो लैंग्वेज था, हाँ, बट हाँ सर की क्लासेस लगी थी। मतलब बहुत अच्छा लगा सर को। बहुत काफ़ी सालों से जान रहे हैं और इवन आज भी मुझे कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है। मैं अभी मतलब एयू से भी मेरा मास्टर्स चल रहा था। फिलहाल तो कंप्लीट हो गया। तो हमेशा ही थे, बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा ही हेल्प करते हैं। मतलब एज अ टीचर सर एक अच्छी इंसान भी है। थैंक यू काजल जी, थैंक यू। तुम आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं। थैंक यू। तो ये सो हमारे मच सर। पुराने स्टूडेंट्स हैं। ये भी हम चाह रहे हैं सब लोग जितना मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट जुड़ सके, है ना? तो इस तरह से हम, मतलब आई होप मैंने बस एक थोड़ा सा कोशिश किया कि मेरी अप्रोच क्या होगी या लिटरेचर को पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या होगी। वो काफी, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा खुद उस वक्त आपको पता चलेगा। मैंने बताया कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कैसे हमारी अप्रोच होगी। वो साइंस और मैथमेटिक्स की अप्रोच नहीं हो सकती है ना। वो बहुत अलग अप्रोच होगी, वो पर्सनल अप्रोच होगी, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच होगी। और निश्चित तौर पे आपका जो पोइट्री पढ़ेंगे, क्योंकि जो लाइंस हैं, एंडिंग लाइंस, बिगनिंग लाइंस, अगर हम उसको डीप में नहीं पढ़ेंगे ना तो लाइंस हम मिस कर जाएंगे। 2021 में जब मैंने पीजीटी दिया था तो उसमें लाइंस बहुत आई थी, और वो ऐसी ऐसी लाइंस आई थी कि बहुत लोग उसको मिस कर गए थे, राइट? तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आई एम ग्लैड कि अच्छे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। और आप बस धैर्य रखिएगा। मैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, वो तो मुझे जान ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरी यही कोशिश होगी कि आप सबको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और मैं आप लोगों को ऐसे प्रिपरेशन कराऊंगा जैसे मैं खुद उस चीज को प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिलीव मी। मतलब आपने ट्रस्ट जो दिखाया है, मेरी पूरी कोशिश होगी इस ट्रस्ट को मैं एकदम से वो फुलफिल करूँ। और कभी भी आपका कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क, है ना? अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो थोड़ा हम लैंग्वेज की भी बात 5 मिनट कर दें, थोड़ा आप लोगों को अगर टाइम हो तो। जी सर। तो कर जी सर, कर लीजिए। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा इसका भी आपको देखिए। हाँ, सिंस मैंने काजल से इसलिए आपको कहा, जब मैं यूनिवर्सिटी में डीसी में पढ़ाता था तब उस वक्त मैं लैंग्वेज भी पढ़ाता था, लिटरेचर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का अलग डिपार्टमेंट है। So that's why just I wanted to highlight that I have taught language like since like 2012 and 13. तो लैंग्वेज भी मैंने पढ़ाया है, लिटरेचर भी मैंने पढ़ाया है, तो आई हैव इनफ एक्सपोजर। तो लैंग्वेज क्या है? जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? जैसे मैं कहूँ, झेमू खबू गील है, याक मत झमस हेर हो। कुछ समझ में आया? नहीं सर, नो सर। नो सर। एक्चुअली जब हम लोग छोटे थे, बचपन में घर में रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं,
तो हम लोग जैसे घूमने जाना है तो पेरेंट्स के सामने हम लोग हिंदी को उल्टा करके बोलते थे। जैसे मुझे को जेमू, भूख को खबू, लगी को गील है, या मुझे नेलखे नाजा है, मुझे खेलने जाना है। आप समझ रहे हो? सर मैंने भी किया मतलब अपने बचपन में, अभी भी कर लेती हूँ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? हाँ हाँ। तो मतलब हम अपने से लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज मीन्स क्या है? साउंड, राइट? लैंग्वेज इज बेसिकली साउंड, और उसको हम एक पिक्चर में, एक इमेज में, अल्फाबेट्स में उसको हम कैद करते हैं साउंड को, कि हम ए बनाते हैं तो ए को ऐसे बोलते हैं, बी को ऐसे बोलते हैं। तो जो मैं आपको लैंग्वेज हम बात करेंगे, अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन करें कि लैंग्वेज के कितने पार्ट हैं, उन वो स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे जो संडे को मौजूद थे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इतने साल आपने पढ़ा है, क्या आपको कभी बताया गया कि लैंग्वेज के कितने पार्ट हैं बेसिकली? चलिए मैं बताता हूँ। लैंग्वेज के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी। दूसरा है एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी। तीसरा है सिंटैक्स, SYNTAX। जब आप फर्स्ट टाइम आप क्लास में एंटर करते हैं, व्हेन अ चाइल्ड enters the classroom, what is the first thing that he is taught? He is taught about alphabets, right? तो पहली कक्षा में, पहली क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, राइट? अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स जो है बेसिक है। अब अल्फाबेट्स के बाद हम क्या सीखते हैं? सेकेंड जो टर्म है हमारा एटिमोलॉजी, उसमें सीखते हैं वर्ड्स। क्या सीखते हैं? वर्ड्स। क्योंकि लेटर्स को जोड़ करके अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जो एक अर्थ देता है, वो क्या होता है? वर्ड्स होता है, राइट? और जब हम वर्ड सीख लेते हैं, तब तीसरा जो हमारा आता है वो क्या आता है? सेंटेंस आता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब अक्षरों का, शब्दों का वो समूह जो एक अर्थ देता है, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। अब जरा सोचिए, दुनिया की कोई भाषा हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, मलयालम हो, उसके यही 3 बेसिक पार्ट होंगे, फोनोलॉजी, एटिमोलॉजी और सिंटैक्स, राइट? फोनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स। एटिमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड्स। और सिंटैक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो जर्नी शुरू होगी, किससे शुरू होगी? अल्फाबेट सबको आता है। अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वर्ड्स का, राइट? वर्ड्स के पहले जो फोनोलॉजी का एक पार्ट है फोनेटिक्स, मतलब साउंड, प्रोनाउंसिएशन हमारा कैसे होगा। हम कुछ लोग यल पढ़ते हैं, यम पढ़ते हैं, यम, क्या ये सही है? नहीं, एल एम एम। तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो फोनेटिक्स में हम सीखते हैं। वर्ड्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स लैंग्वेज में। ऐसा क्यों है? एक चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास का। आप कैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिए। वो है शब्द ज्ञान ही सृष्टि ज्ञान है। क्या? शब्द ज्ञान ही विश्व ज्ञान है। क्यों? वर्ड्स नॉलेज इज वर्ल्ड नॉलेज, क्योंकि सारा ज्ञान शब्दों में ही मौजूद है। शब्द के बाहर कुछ भी नहीं। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो किसके माध्यम से आप पढ़ते हैं? शब्द के माध्यम से पढ़ते हैं। अब आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? ट्रेजेडी एक वर्ड ही तो है ना, कॉमेडी एक वर्ड ही है, रोमांटिक लिटरेचर ये क्या है? वर्ड ही है। तो मतलब कोई नॉलेज जो है वो किसमें, कौन कंटेन करता है? वर्ड्स। तो दैट्स व्हाई वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। मतलब शब्द सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? अच्छा, आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में
जो वोकैबलरी है इंग्लिश लैंग्वेज अस्तित्व में कैसे आई। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में डेवलप हुई है, लेकिन क्या दूसरे कंट्रीज का इन्फ्लुएंस रहा है? रहा है। जैसे आप फ्रेंच का इन्फ्लुएंस रहा है, ग्रीक का इन्फ्लुएंस रहा है, लैटिन का इन्फ्लुएंस रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? माधवी यादव बोल रही, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं? हेलो, क्या वॉइस क्लियर नहीं? कोई स्टूडेंट बोले, नेमा शुक्ला मेरी वॉइस क्लियर है नहीं? आ रही है सर क्लियर है बिल्कुल। क्लियर है सर। सर क्लियर माधवी है जी बिल्कुल। आपको, अच्छा माधवी जी क्या नेटवर्क का इशू है क्या आपके साइड? माधवी यादव, अब आपको वॉइस मिल रही है? माधवी जी ने मैसेज किया वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। माधवी जी अब आई आपको? हेलो माधवी जी बोलिए, आवाज आ रही है? आई थिंक नेटवर्क इशू होगा, अदरवाइज सबको फिर। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, वर्ड्स, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, तो हम उसके ओरिजिन को देखेंगे कि वो शब्द कैसे बना, उसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, लैटिन ओरिजिन है कि ग्रीक ओरिजिन है कि फ्रेंच ओरिजिन है, राइट। तो उसके हम एकदम डीप में जाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो वोकैबुलरी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके कंपटीशन का। वोकैब, तो वोकैब कैसे प्रिपेयर करना है, वोकैब कैसे आपको अपना मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है, वो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई शब्द आपके सामने आए तो सबसे पहले आप उस पर पूरा रिसर्च करना है। रिसर्च इन द सेंस उसका ओरिजिन क्या है, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, और वो लैटिन ओरिजिन है क्या है, और उसको रियल लाइफ में इमेज कर लेना है, इमेजिन कर लेना है। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, जो भी हम पढ़ते हैं अगर हम उसे पिक्चराइज कर सकें, उसके बारे में सोच सके, तो माइंड में ज्यादा देर तक रहता है। तो ये हुआ हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन, इसको हम डीप में देखेंगे। फिर आता है सिंटैक्स, सेंटेंस, ग्रामर हमारी थर्ड ब्रांच में स्टार्ट होती है। थर्ड ब्रांच में हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है। तो ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, उसकी उसकी अप्रोच हमारी क्या होगी। तो ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर में टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन होता है, आपने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। तो जो न्यू ग्रामर है वो कहती है हमें थ्री टेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, देयर आर ओनली टू टेंस। व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट ओनली टू वर्ब्स। एक होती है प्रेजेंट की वर्ब, जैसे रीड, स्लीप, बीट, और फिर पास्ट की वर्ब होती है। फ्यूचर की क्या कोई अलग से वर्ब होती है क्या? वो प्रेजेंट की वर्ब से ही मिलके बनता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगाते हैं, राइट। तो कहते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम। तो ये हमारी जो अप्रोच, जो न्यू ग्रामर कहती है कि इंग्लिश में दो टेंस होना चाहिए, तीन नहीं। और जो भी टेंसेज मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्पॉटिंग एरर्स पढ़ाऊंगा, या जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जैसे पीसी रेन हुआ या आपका रेनिन मार्टिन हुआ, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रेनिन मार्टिन एक बेसिक बुक है, नॉर्मली वो एक स्टैंडर्ड बुक है, राइट। तो उन सारी बुक्स को ध्यान में रख करके जो न्यू अप्रोचेज हो सकते हैं, उससे हम आपको पढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमारी क्लास होगी वो भी काफी इंटरेक्टिव होगी, और वो निश्चित तौर पे प्रैक्टिस बेस्ड होगी, और निश्चित तौर पे उससे आप जो एक न्यू वे से उसको हम सीखेंगे, और निश्चित तौर पे वो प्रैक्टिस से आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हम 3 डेज लिटरेचर रख दिया करेंगे, 3 डेज लैंग्वेज रख दिया करेंगे, जिससे दोनों चीजें कवर हो, ठीक है।
तो फिलहाल हम 1 आवर का टाइम 1 आवर का टाइम रखेंगे। बाद में इसको हम जैसे धीरे-धीरे और स्टूडेंट जुड़ेंगे या नहीं भी जुड़ेंगे, इसको टाइम को फिर बाद में जैसे ज़रूरत होगी और बढ़ा लिया जाएगा, है ना? ओके? ओके सर। लैंग्वेज में हाँ, तो बस धैर्य रखना है, बार-बार मैं यही कहूँगा, पेशेंस रखना है और एक आप निश्चित तौर पे आपके सक्सेस की तरफ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो हम आपको बताएँगे, राइट? और आप ऑलवेज़ फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो मैनपुरी में है, चित्रकूट पीजी कॉलेज में आके मिल सकते हैं, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में आऊँगा तो वहाँ पे वो मुझसे मिल सकते हैं, वीकेंड्स पे मैं आता रहता हूँ। कल की टाइमिंग जो है 6 से 7 ही रहेगी, मुझे थोड़ा एक जगह बाहर जाना है। अगर मुझे लेट हुआ तो टाइमिंग क्या हम थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं? कोई इश्यू तो नहीं होगा किसी को? जैसे 6-7 के बजाय 8 से 9 अगर कर दें केवल कल के लिए। पहले तो मेरी कोशिश होगी मैं आ जाऊँ। जी सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं मैसेज कर दूँगा, मैं मैसेज कर दूँगा। मेरी मेरी कोशिश होगी कि मैं टाइम से आ जाऊँ, अगर मुझे थोड़ा लेट होता है तो उसको मैं थोड़ा 1 घंटे डेढ़ बढ़ा दूँगा, अदरवाइज़ फिर हम 6 से 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर ठीक है, आज इतना ही रखें फिर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। हाँ, कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होती है और कल एक नया टॉपिक हम लेंगे, कल हम लिटरेचर का फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल ज़रूर सब लोग रहिएगा, टाइम से जुड़िएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।